नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी का अगला भाग मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। बिहारी अब मेडिकल कॉलेज नहीं पम एन इम्तिहान के वक्त छोड़ दिया। कोई अचरज से पूछ बैठता तो कहता पराई सेहत की बात फिर देखी जाएगी, पहले अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल जरूरी है। असल में बिहारी के अध्यवसाय की हद न थी। कुछ न कुछ किए बिना रहना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि यश की प्यास, दौलत का लोभ और गुजर बसर के लिए कमाने धमाने की उसे बिल्कुल जरूरत न थी। बिहारी कॉलेज की डिग्री हासिल करने के बाद पहले इंजीनियरिंग सीखने के लिए शिवपुर में दाखिल हुआ थी। एक बीतना सीखने का कौतूहल था। हाथ के जितने हुनर की वह जरूरत महसूस करता था, उतना भर हासिल कर लेने के बाद ही उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। महेंद्र साल भर पहले डिग्री लेकर मेडिकल कॉलेज गया था। कॉलेज के लड़कों में इन दोनों की मैत्री मशहूर थी। मजाक से सब इन्हें जुड़वा कहा करते थे। पिछले साल महेंद्र परीक्षा में लुढ़क गया और दोनों दोस्त साथ हो गए। संगी साथियों के समझ में न आया कि अचानक ये घनिष्ठतम जोड़ी टूट कैसे गई। रोज जहां महेंद्र से भेंट असंभावी होती मगर पहले जैसी ना हो पाती, वहां बिहारी हरगिज न जा सका। सबको विश्वास था कि बिहारी खूब अच्छी तरह पास होगा और सम्मान तथा पुरस्कार जरूर पाएगा, लेकिन उसने इम्तिहान ही न दिया। बिहारी के घर के पास ही एक झोपड़े में राजेंद्र चक्रवर्ती नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह छापे खाने में 12 रुपए की नौकरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। बिहारी ने उससे कहा, अपने लड़के को तुम मेरे जिम्मे कर दो, मैं उसे लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। बेचारा ब्राह्मण तो मानो जी गया। उसने खुशी खुशी अपने 8 साल के लड़के बसंत को बिहारी के हाथों सौंप दिया। बिहारी उसे अपने तरीके से शिक्षा देने लगा। उसने सोचा 10 साल की उम्र तक मैं इसे किताब न छोड़ने दूंगा, जबानी पढ़ाऊंगा। उसके साथ खेलने में, उसे लेकर मैदान, म्यूजियम, चिड़ियाघर, शिवपुर का बगीचा घूमने में बिहारी के दिन कटने लगे। जबानी अंग्रेजी सिखाता, कहानियों में इतिहास बताता, बालकों के मनोभाव का अध्ययन और विकास बिहारी के पूरे दिन का यही काम था। अपने को वह पल भर भी अवकाश न देता। उस दिन शाम को घर से निकलने की गुंजाइश न थी। दोपहर को बारिश थम गई, शाम को फिर शुरू हो गई। अपने दुमंजिली के बड़े कमरे में बत्ती जलाकर बिहारी बसंत के साथ अपने नए ढंग का खेल खेल रहा था। अच्छा, कमरे में लोहे के कितने सहतीर हैं, जल्दी बताओ। गिनना नहीं होगा। बसंत 20। बिहारी हार गए, 18 है। बिहारी ने झट खिड़की की झिलमिली खोलकर पूछा, कितने पल्ले हैं इसमें? और झिलमिली उसने बंद कर दी। बसंत ने कहा, 6। जीत गए। ये बेंच कितनी लंबी है? इस किताब का वजन क्या होगा? ऐसे सवालों से वो बसंत के दिमाग के विकास की चेष्टा कर रहा था। और नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, एक औरत। उसका कहना खत्म भी ना हो पाया था कि विनोदिनी कमरे में आ गई। बिहारी ने अचरज से कहा, यह क्या भाभी? विनोदिनी ने पूछा, तुम्हारे यहाँ अपनी सगी कोई स्त्री नहीं? बिहारी ने कहा, अपनी सगी भी कोई नहीं, पराई भी नहीं। बुआ हैं तो गांव में रहती हैं। विनोदिनी, तुम मुझे अपने गांव वाले घर में ले चलो। बिहारी ने कहा, किस नाते? विनोदिनी ने कहा, नौकरानी के नाते। बिहारी ने कहा, बुआ को कैसा लगेगा? उन्होंने नौकरानी की जरूरत तो बताई नहीं है। खैर, पहले ये तो बताओ, अचानक ऐसा इरादा कैसे? बसंत, तुम जाकर सो रहो। बसंत चला गया। विनोदिनी बोली, बाहरी घटना से तुम अंदर की बात जरा भी ना समझ सकोगे। बिहारी ने कहा, ना समझूं तो भी क्या, गलत ही समझ लूं तो क्या हर्ज है? विनोदिनी ने कहा, अच्छी बात है, ना हो गलत ही समझना। महन मुझे प्यार करता है। बिहारी ने कहा, हाँ, ये खबर कुछ नई तो नहीं, और ना ही कोई ऐसी खबर है कि दोबारा सुनने को जी चाहे। विनोदिनी ने कहा, बार बार सुनाने की इच्छा भी नहीं, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे पनाह दो। बिहारी ने कहा, इच्छा नहीं है? ये आफत आखिर ढाई किसने? महन जिस रास्ते जा रहा था, उससे उसे डिगाया किसने? विनोदिनी ने कहा, मैंने डिगाया है।
तुमसे कुछ न छिपाऊंगी। ये सारी करतूत मेरी है। मैं बुरी हूँ या जो कुछ भी हूँ, जरा मुझ जैसे होकर मेरे मन की बात समझने की कोशिश करो। मैंने अपने जी की ज्वाला से मेहंद की दुनिया में आग लगाई है। एक बार ऐसा लगा कि मैं मेहंद को प्यार करती, लेकिन यह गलत है। बिहारी, अगर प्यार ही हो तो भला कोई ऐसी आग लगा सकती है? विनोदनी गंभीरता से बोली, भाई साहब, यह सब आपके शास्त्र की बात है। ये बातें सुनने जैसी मति अभी अपनी हुई नहीं। अपनी पोथी पटक कर एक बार अंतर्यामी की तरह मेरे दिल की दुनिया में बैठो। आज मैं अपना भला बुरा सब तुमसे कहना चाहती हूँ। बिहारी ने कहा, पोथी क्या यूं ही खोले बैठा हूँ भाभी? हृदय को हृदय के कानून से समझने की जिम्मेदारी अंतर्यामी पर ही रहे। हम पोथी के अनुसार न चलें तो अंत में पार नहीं पड़ने का। विनोदनी बोली, बेहया होकर कहती हूँ, सुनो। तुम मुझे लौटा सकते हो। महन मुझे चाहता है, मगर वह अंधा है, मुझे नहीं समझता। कभी यह लगा था कि तुमने मुझे समझा है, कभी तुमने मुझ पर श्रद्धा की थी। सच सच बताओ, आज इस बात को छुपाने की कोशिश मत करना। बिहारी ने कहा, सच है, मैंने श्रद्धा की थी। विनोदनी बोली, तुमने गलती नहीं की थी भाई साहब, लेकिन जब समझ ही लिया, जब श्रद्धा की ही थी, तो फिर वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्यार करने में तुम्हें क्या बाधा थी? आज मैं बेहया बनकर तुम्हारे पास आई हूँ, और बेहया होकर ही तुमसे कहती हूँ, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरी फूटी तकदीर, या तुम भी आशा की मोहब्बत में गर्क हो गए? ना, नाराज नहीं हो सकते तुम। बैठो, आग में छिपाकर कुछ नहीं कहना चाहती। आशा को तुम प्यार करते हो, इस बात का जब खुद तुम्हें भी पता ना था, मैं जानती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि आशा में तुम लोगों ने क्या देखा, बुरा या भला उसके पास है क्या? विधाता ने क्या मर्दों को जरा भी अंतर्दृष्टि नहीं दी है? तुम लोग आखिर क्या देखकर, कितना देखकर दीवाने हो जाते हो? बिहारी उठ खड़ा हुआ, बोला, आज तुम जो कुछ भी कहोगी, आदि से अंत तक मैं सब सुनूंगा, मगर इतनी विनती है कि जो बात कहने की नहीं वो मत कहना। विनोदनी ने कहा, तुम्हें कहाँ दुखता है जानती हूँ भाई साहब, लेकिन मैंने जिसकी श्रद्धा पाई थी और जिसका प्रेम पाने से मेरी जिंदगी बन सकती थी, लाज डर सबको बलाए ताक धर कर उसके पास दौड़ी आई हूँ। कितनी बड़ी वेदना लेकर आई हूँ, कैसे बताऊं? मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, तुम आशा को प्यार करते होते तो उसकी आज यह गत न हुई होती। बिहारी स्तब्ध रह गया, बोला, आशा को क्या हुआ? कौन सी गत की तुमने उसकी? विनोदिनी ने कहा, अपना घर बार छोड़कर महेंद्र मुझे लेकर कल चल देने को तैयार है। बिहारी अचानक चीख पड़ा, यह हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। विनोदिनी ने कहा, हरगिज नहीं, महेंद्र को रोक कौन सकता है? बिहारी ने कहा, तुम रोक सकती हो? विनोदिनी ने कहा, जरा देर चुप रहकर। उसके बाद बिहारी अपनी आंखें जमा कर कहा, आखिर किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए। मेरा अपना सुख दुख है कि नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे मेहनत की दुनिया बनी रहे, ये सोचकर मैं अपने आज का अपना सारा दावा त्याग दूं? इतनी भली नहीं हूं मैं। इतना शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा। मैं छोड़ दूंगी तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? धीरे धीरे बिहारी के चेहरे का भाव सख्त हो आया। बोला, तुमने बहुत साफ साफ कहने की कोशिश की है। अब मैं भी एक बात स्पष्ट बताऊं, आज जो भी हरकत तुमने की है और जो बेहुदा बातें कह रही हो, इसकी अधिकांश ही उस साहित्य से चोरी की हुई है जो तुमने पढ़ा है। इसका 75% नाटक और उपन्यास है। विनोदिनी ने कहा, नाटक और उपन्यास? बिहारी ने कहा, हाँ, नाटक और उपन्यास, वो भी वैसे महत्व का नहीं। तुम सोचती हो ये सारा कुछ तुम्हारा निजी है? बिल्कुल गलत। ये सब छापे खाने की प्रतिध्वनि है। तुम अगर निहायत अबोध सीधी साधी बालिका होती तो भी संसार में प्रेम से वंचित ना होती। लेकिन नाटक की नायिका रंगमंच पर ही फबती है, उससे घर का काम नहीं चलता। कहाँ है विनोदिनी का वह तीखा तेज, दारुण दर्प? मंत्र बिद्ध नागिन सी वह स्तब्ध होकर झुक गई। बड़ी देर के बाद बिहारी को और देखे बिना ही शांत और नम्र स्वर में बोली, तो मैं क्या करूं? बिहारी बोला, अनोखा कुछ ना करो। एक सामान्य स्त्री के अच्छे विचार से जो मन में आए वही करो, अपने घर चली जाओ। विनोदिनी ने कहा, कैसे जाऊं? बिहारी ने कहा, गाड़ी में तुम्हें औरतों वाले डिब्बे में बिठाकर तुम्हारे घर के स्टेशन तक छोड़ आऊंगा मैं। विनोदिनी ने कहा, आज की रात यहीं रहूं? बिहारी ने कहा, नहीं, अपने ऊपर मुझे इतना विश्वास नहीं। इतना सुनते ही विनोदिनी कुर्सी से उतरकर जमीन पर लौट गई।
बिहारी के दोनों पैरों को जी जान से अपनी छाती से चिपकाकर बोली, इतनी दया तो करो भाई साहब, बिल्कुल पत्थर के देवता जैसे पवित्र मत बनो। बुरे को प्यार करके जरा सा बुरा तो बनो। ये कहकर विनोदनी बिहारी के पाँव को बार बार चूमने लगी। विनोदनी के ऐसे आकस्मिक और अकल्पनीय व्यवहार से जरा देर के लिए तो बिहारी मानो अपने को जब्त कर न सका। उसके तन मन की सारी गांठें ढीली पड़ गईं। बिहारी की इस बेवल दशा का अनुभव करके विनोदिनी ने उसके पैर छोड़ दिए। अपने घुटनों के बल ऊंची होकर उसने कुर्सी बैठे बिहारी की गर्दन को बाहों से लपेट लिया। बोली, मेरे सर्वस्व, जानती हूँ तुम मेरे सदा के लिए नहीं, लेकिन आज एक पल के लिए तुम मुझे प्यार करो, फिर मैं अपने उसी जंगल में चली जाऊंगी। किसी से कुछ भी नहीं चाहूंगी। मरने तक याद रखने लायक एक कोई चीज तो दे दो। आंखें मूंद कर विनोदिनी ने अपने होठ बिहारी को बढ़ा दी। जरा देर के लिए दोनों सन्न रह गए। घर में गहरा सन्नाटा था। धीरे धीरे विनोदनी की बाहें हटाकर बिहारी दूसरी कुर्सी पर जा बैठा और रुधी सी आवाज साफ करके बोला, रात को 1 बजे एक पैसेंजर गाड़ी है। विनोदनी जरा देर खामोश रही, फिर बोली, उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। इतने में नंगे पांव खाली बदन अपना गोरा स्वस्थ शरीर लिए बसंत बिहारी के पास आ खड़ा हुआ और गंभीर होकर विनोदनी को देखने लगा। बिहारी ने पूछा, सोने नहीं गया बसंत? वसंत ने कोई उत्तर न दिया, उसी तरह गंभीर खड़ा रहा। विनोदिनी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। वसंत ने पहले तो जरा आगा पीछा किया, फिर विनोदिनी के पास चला गया। विनोदिनी उसे छाती से लगाकर जोर से रो पड़ी। असंभव भी संभव हो जाता है, असह्य भी सह्य हो जाता है। ऐसा ना होता तो महेंद्र की वह रात घर में न कटती। विनोदिनी को तैयार रहने को कहकर महेंद्र ने रात ही एक पत्र लिखा। वह पत्र डाक से सवेरे महेंद्र के यहाँ पहुंचा। आशा उस समय बिस्तर पर ही थी। नौकर ने आवाज दी, माँ जी चिट्ठी। आशा के कलेजे पर लहू ने धक से चोट की। पलक झपटने भर की देर में हजारों आशंकाएं एक साथ ही उसकी छाती में बज उठी। झटपट सिर उठाकर उसने पत्र देखा। महेंद्र के अक्षरों में विनोदिनी का नाम। तुरंत उसका माथा तकिए पर टिक गया। वह बोली, कुछ नहीं। चिट्ठी नौकर को वापस कर दी। नौकर ने पूछा, किसे दूं? आशा ने कहा, मैं नहीं जानती। रात के 8 बज रहे होंगे। महेंद्र आंधी की तरह लपक कर विनोदिनी के कमरे में हाजिर हुआ। देखा कमरे में रोशनी नहीं है, गुप्त अंधेरा है। जेब से दिया सिलाई निकाल कर एक तीली जलाई। कमरा खाली पड़ा था। विनोदिनी नहीं थी। उसका सारो सामान में नदारद था। दक्षिण वाले बरामदे में गया, वह भी सूना पड़ा था। उसने आवाज दी, विनोदिनी। कोई जवाब नहीं। ना समझ हूं मैं। उसी समय उसको साथ ले जाना चाहिए था। माँ ने जरूर उसे इस तरह बुरी तरह डांटा फटकारा होगा कि वो टिक न सकी। ध्यान में यही आया और अटल विश्वास बन गया। अधीर होकर वह उसी दम माँ के कमरे में गया। रोशनी वहां भी न थी, लेकिन राजलक्ष्मी बिस्तर पर लेटी थी। वह अंधेरे में भी दिखा। बहन ने आवेश में कहा, माँ तुम लोगों ने विनोदिनी से क्या कहा? राजलक्ष्मी बोली, कुछ नहीं। मैंने कहा, तो वह कहाँ गई? राजलक्ष्मी बोली, मैं क्या जाने। महन ने कहा, तुम नहीं जानती? खैर उससे तो मैं जहां भी होगी ढूंढ ही निकालूंगा। महन चल पड़ा। राजलक्ष्मी झटपट उठ खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे चलती हुई कहने लगी, मत जा, मेरी एक बात सुन ले, ठहर। महन दौड़कर एक ही सांस में घर से बाहर निकल गया। उल्टे पांव लौटकर उसने दरबान से पूछा, बहू जी कहाँ गई? दरबान ने कहा, हमें बताकर नहीं गई, पता नहीं। महन ने चीख कर कहा, पता नहीं? दरबान ने हाथ बांध कर कहा, जी नहीं, नहीं मालूम। महन ने सोचा माँ ने इन्हें पट्टी पढ़ा दी है। बोला, खैर। महानगरी के राजपथ पर गैस की रोशनी के मारे अंधेरे में बर्फ वाला बर्फ और मछली वाला मछली की रट लगा रहा था। भीड़ की हलचल में घुसकर महेंद्र ओझल हो गया। रात के अंधेरे में बिहारी कभी अकेले ध्यान नहीं लगाता। उसने अपने लिए स्वयं को कभी भी आलस्य नहीं बनाया। वह पढ़ाई लिखाई काम काज हित मित्रों में ही व्यस्त रहता। अपने बजाय अपने चारों तरफ की दुनिया को प्रमुखता देकर वह मजे में था। लेकिन अचानक जोर के धक्के से एक दिन उसका सब कुछ विच्छिन्न हो गया। प्रलय के अंधेरे में वेदना और आकाश छूती चोटी पर उसे अकेले स्वयं को लेकर खड़ा होना पड़ा। उसी समय अपने निर्जन संग से उसे डर लगने लगा। जबरदस्ती कंधे पर काम का बोझ लादकर इस संगी को वह भूल कर भी अवकाश नहीं देना चाहता। आज उस अपने उस भीतर वाले मन को बिहारी किसी भी तरह से दूर न रख सका।
कल वह विनोदनी को उसके घर छोड़ आया। उसके बाद जो भी काम जिस भी आदमी के साथ जुटा रहा, उसका गुफा के अंदर का वेदनामय हृदय उसे अपने गहरे एकांत की ओर लगातार खींच रहा था। थकावट और अवसाद ने आज बिहारी को परास्त कर दिया। रात के ठीक 9 बजे होंगे। घर के सामने दक्षिण वाली छत पर गर्मी के दिन ढले कि हवा उतावली सी हो उठी। वह अंधेरी छत पर एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। आज शाम को उसने बसंत को पढ़ाया नहीं, जल्दी ही वापस कर दिया। आज सांत्वना के लिए, संग के लिए, प्रेम सुधार से सने अपने पिछले जीवन के लिए उसका हृदय मानो माँ द्वारा त्यागे गए एक शिशु की तरह संसार के अंधेरे में दोनों बाहें फैलाकर न जाने किसे खोज रहा था। जिनके बारे में न सोचने की उसने कसम खाई थी, उसका अंतर्मन उन्हीं की ओर दौड़ रहा था। उसमें स्वयं को रोकने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। छुटपन से छूट जाने तक महन से उसकी मैत्री की जो कहानी रंगों में चित्रित जल स्थल नदी पर्वत में विभाजित मानचित्र जैसी उसके मन में समाई हुई थी, बिहारी ने उसे फैला दिया। लेकिन फिर भी यह विछोह और वेदना अनोखी नेह किरणों से रंगी माधुरी से भी भरी पूरी रही। उसके बाद जिस शनि का उदय हुआ, जिसने मित्र के स्नेह, दंपति के प्रेम घर की शांति और पवित्रता को एक बार में ही मटिया मेट कर दिया, उस विनोदनी को बिहारी ने बेहद घृणा से अपने मन से निकाल फेंकने की कोशिश की। लेकिन गजब, चोट गोया निहायत हल्की को आई, उसे छू न सकी। वह अनोखी खूबसूरत पहेली अपनी अगम रहस्यमय घनी काली आंखों की इससे निगाह लिए कृष्ण पक्ष के अंधेरे में बिहारी के सामने डटकर खड़ी हो गई। गर्मी की रात की उमगी हुई दक्षिणी बयार उसी के चेहरे निस्वास से बिहारी को छूने लगी। धीरे धीरे उन अपलक आंखों की जलती हुई निगाह मलिन होने लगी। प्यास से सूखी वह तेज नजर आंसुओं में भीग कर स्निग्ध हो गई और देखते ही देखते गहरे भाव रस में डूब गई। अचानक उस मूर्ति ने बिहारी के कदमों के पास लौटकर उसकी दोनों जांघों को जी जान से अपनी छाती से पकड़ लिया। उसके बाद एक अनूठी मायालता की तरह उसने एक पल में बिहारी को लपेट लिया और फैलकर तुरंत खिले सुगंधित फूल जैसे चुंबनों उन्मुख मुखड़े को बिहारी के होठों के पास बढ़ा दिया। आंखें मूंद कर अपनी सुधियों की दुनिया से बिहारी उस कल्प मूर्ति को निर्वासित कर देने की चेष्टा करने लगा, लेकिन उस पर आघात करने को उसका हाथ हरगिज न उठा। एक अधूरा अकुलाया चुंबन उसके मुंह के पास उत्सुक हो उठा। पुलक से उसने उसे आच्छन्न कर दिया। छत के सूने अंधेरे में बिहारी और न रह सका। किसी और तरफ ध्यान बटाने के ख्याल से वह जल्दी जल्दी चिराग की रोशनी से जगमग कमरे में चला आया। कोने में तिपाई पर रेशमी कपड़े से मढ़ी हुई तस्वीर थी। बिहारी ने कपड़ा हटाया, तस्वीर को लेकर रोशनी के पास बैठा और उसे अपनी गोद में रखकर देखने लगा। तस्वीर महेंद्र और आशा की थी, ब्याह के तुरंत बाद की। उसमें महेंद्र ने अपने लेख में महेंद्र भैया और आशा ने आशा लिख दिया था। तस्वीर को अपनी गोद में रखकर धिक्कारते हुए बिहारी ने विनोदनी को मन से दूर हटाना चाहा, लेकिन विनोदनी की प्रेम से खातर यौवन से परिपूर्ण कोमल बाहें बिहारी की जांघों को जकड़े रहीं। बिहारी मन ही मन बोला, प्रेम की इतनी अच्छी दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन विनोदनी का ऊंगा आकुल चुंबन निवेदन उससे सचमुच कहने लगा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, सारी दुनिया में मैंने तुम्ही को अपनाया है। लेकिन क्या यही इसका उत्तर हुआ? एक उजड़ी हुई दुनिया की करुणा भरी चीख को यह बात ढक सकती है? पिशाचिन, पिशाचिन। ये बिहारी की निखालिस झिड़की थी, या उसमें जरा स्नेह का सुर भी आ मिला था। जीवन में प्रेम के सारे अधिकारों से वंचित होकर जब वह निरा भिखारी सा राह पर जा खड़ा हुआ, तब अनमांगे अजस्र प्रेम के ऐसे उपहार को क्या वह तहे दिल से ठुकरा सकता है? इससे बेहतर उसे मिला भी क्या? अब तक तो वो अपने जीवन की बलि देकर प्रेम की अन्नपूर्णा ने महज उसी के लिए सोने की थाली में पकवान परोस कर भेजा है। तो किस संकोच से वो अभागा अपने को उससे वंचित करे। तस्वीर को गोद में रखे हुए इसी तरह की बातों में डूबा हुआ था कि पास ही आहट हुई। चौंक कर देखा महेंद्र आया है। वह हड़बड़ी में खड़ा हो गया। तस्वीर से फर्श के कालीन पर तस्वीर लुढ़क पड़ी। बिहारी ने इसका ख्याल न किया। महेंद्र एक बार गीत पूछ बैठा, विनोदनी कहाँ है? बिहारी ने जरा आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, बोला, महेंद्र भैया बैठ जाओ, अभी बात करते हैं।
महेंद्र ने कहा, मेरे पास बैठने और बात करने का वक्त नहीं है। तुम यह बताओ कि विनोदनी कहाँ है? बिहारी ने कहा, तुम जो पूछ रहे हो एक बात में जवाब नहीं दिया जा सकता। उसके लिए जरा बैठना पड़ेगा। महेंद्र ने कहा, उपदेश दोगे? वे सारे उपदेश मैं बचपन में ही पढ़ चुका हूँ। बिहारी ने कहा, नहीं, उपदेश देने का ना तो मुझे अधिकार है और ना ही क्षमता। महेंद्र ने कहा, तो धिक्कारोगे? मुझे पता है मैं पापी हूँ और तुम जो कहोगे वह सब हूँ मैं, लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि विनोदनी कहाँ है? बिहारी ने कहा, मालूम है। मैंने कहा, मुझे बताओगे या नहीं? बिहारी ने कहा, नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम उसे चुरा लाए हो और छिपा कर रखे हुए हो, वो मेरी है, मुझे लौटा दो। बिहारी कुछ क्षण ठगा सा रहा, फिर दृढ़ता से बोला, वो तुम्हारी नहीं है, मैं उसे चुरा कर भी नहीं लाया, वो खुद ब खुद मेरे पास आई है। महन चीख उठा, सरासर झूठ। महन ने बगल के कमरे के दरवाजे पर धक्का देते हुए आवाज दी, विनोद विनोद। अंदर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बोला, कोई डर नहीं विनोद, मैं महेंद्र हूँ, तुम्हें कोई कैद करके नहीं रख सकता। महन ने जोर से धक्का दिया, किवाड़ खुल गया। वो दौड़कर अंदर गया। कमरे में अंधेरा था। धुंधली छाया सी उसे लगी। न जाने वह किस डर के मारे काठ होकर तकिए से लिपट गया। जल्दी से बिहारी कमरे में आया। बिस्तर से बसंत को गोद में उठाकर दिलासा देता हुआ बोला, डर मत बसंत, मत डर। महन लपक कर वहां से निकला। घर के एक एक कमरे की खाक छान डाली। उधर से लौट कर देखा, अभी बसंत डर से रह रहकर रो उठता था। बिहारी ने उसके कमरे की रोशनी जलाई, उसे बिछौने पर सुलाकर बदन सहलाते हुए उसे सुलाने की चेष्टा करने लगा। महन ने आकर पूछा, विनोदनी को तुमने कहाँ रखा है? बिहारी ने कहा, महन भैया, शोर न मचाओ। ना कि तुमने इस बच्चे को इतना डरा दिया है कि यह बीमार हो जाएगा। मैं कहता हूँ विनोदनी के बारे में जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। महेंद्र बोला, महात्मा जी, धर्म का आदर्श न बनो। मेरी स्त्री की तस्वीर अपनी गोद में रखकर इस रात को किस देवता के ध्यान में किस पुण्य मंत्र का जाप कर रहे थे पाखंडी? यह कहकर महेंद्र ने तस्वीर को जूते से रौंद कर चूर चूर कर डाला और फोटो के टुकड़े टुकड़े करके बिहारी पर फेंक दिया। उसका पागलपन देखकर बसंत फिर रो पड़ा। गला गला रुंधाया बिहारी का। उंगली से दरवाजे का इशारा करते हुए बोला, जाओ। महेंद्र आंधी की तरह वहां से निकल गया।